Assalamualaikum everyone, I am Muzammil Abbas, your physics teacher and you are watching my YouTube channel Physics with Sir Muzammil। आज हम सेकेंड ईयर क्लास का यूनिट नंबर 18 से स्टार्ट करेंगे विच इज डॉन ऑफ मॉडर्न फिजिक्स। दिस इज द वेरी फर्स्ट लेक्चर ऑफ दिस यूनिट जिसमें हम मेजर कॉन्सेप्ट क्लासिकल फिजिक्स और क्वांटम फिजिक्स के बिटवीन डिफरेंस को अंडरस्टैंड करेंगे एंड देन हम रिलेटेड मोशन ऑफ फ्रेम ऑफ रेफरेंसेस की बात करेंगे। अगर हम इस यूनिवर्स के रिलेटेड देखें तो इस यूनिवर्स में एवरीथिंग डायरेक्टली और इनडायरेक्टली मोशन में है। अगर हम उस मोशन को अंडरस्टैंड करने के लिए हम फिजिक्स की ब्रांच को ही डिफाइन कर लेते हैं, बिकॉज मैकेनिक्स इज अ ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन विच डील्स अबाउट द स्टडी ऑफ द मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट्स। कि मैकेनिक्स एक ऐसी ब्रांच ऑफ फिजिक्स है जिसमें हम किसी भी ऑब्जेक्ट की मूवमेंट को डिस्कस करते हैं, उसके काजेज और इवन इफेक्ट्स भी डिस्कस किए जाते हैं। जैसे कि आप 9th क्लास में मैकेनिक्स की दो सब कैटेगरीज काइनेमेटिक्स और डायनामिक्स पढ़ चुके हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल फिजिक्स के स्टार्ट से ही लेकर 1900 तक फिजिक्स के इनसाइड जितनी भी थ्योरीज और लॉज हैं जिनमें मेजर रोल जो है वो गलीलियो और न्यूटन के कॉन्सेप्ट हैं, उन सब की स्टडी जो है हम क्लासिकल फिजिक्स के इनसाइड डिस्कस करते हैं। बट एज स्टार्ट ऑफ 20th सेंचुरी मीन 1900 के बाद आइंस्टाइन स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी की अगर आप बात करते हैं या मैक्स प्लॉन्क्स क्वांटम थ्योरी की बात करते हैं, तो उसके बाद ओवरऑल आज तक जितनी भी फिजिक्स के लॉज डिस्कवरीज और कॉन्सेप्ट्स हैं वो हम मोस्टली क्वांटम मैकेनिक्स के इनसाइड डिस्कस करते हैं। बिकॉज ये 20th सेंचुरी से पहले की बात है क्लासिकल फिजिक्स, तो सो दैट्स इसको ओल्ड फिजिक्स और क्वांटम मैकेनिक्स को मॉडर्न फिजिक्स का भी नाम दे सकते हैं। क्लासिकल फिजिक्स के इनसाइड क्योंकि मेजर रोल और कॉन्सेप्ट्स जो हैं ये लास्ट में वो न्यूटन्स के हैं, तो सो दैट्स वाई इसको न्यूटोनियन मैकेनिक्स भी काउंट किया जाता है। बट क्वांटम मैकेनिक्स के इनसाइड क्योंकि मेजर थिंग या मेजर कॉन्सेप्ट जो है क्वांटाइजेशन ऑफ एनर्जी का है, तो जिसकी बेसिस पे मैक्स प्लॉन्क्स क्वांटम थ्योरी की बेस पे इस मॉडर्न फिजिक्स को दूसरा नाम क्वांटम मैकेनिक्स का भी नाम दिया जा सकता है। अगर हम डेली लाइफ की बात करें, अब हम देखते ही हैं कि किन बेसिक पॉइंट्स हैं जो क्लासिकल फिजिक्स और क्वांटम फिजिक्स को एक दूसरे से डिफरेंशिएट करते हैं। अगर हम डेली लाइफ के ऑब्जेक्ट्स की मूवमेंट की बात करें, फॉर एग्जांपल ऑब्जेक्ट्स फैन मूव करता है, फॉर एग्जांपल अगर आप गाड़ियों की मूवमेंट की बात करते हैं, आप ह्यूमन बॉडी के मूवमेंट की बात करते हैं, फॉर एग्जांपल आप मूवमेंट ऑफ अ बटरफ्लाई और मूवमेंट ऑफ अ चाइल्ड की बात करते हैं, तो इन सब ऑब्जेक्ट्स की जिनको आप जो कि फिजिकल वर्ल्ड में आप डेली लाइफ में डेली रूटीन में आप जिनकी मूवमेंट्स की बात करते हैं, तो ये सारे के सारे मैक्रो ऑब्जेक्ट्स होते हैं क्योंकि इनका साइज जो है वो बहुत लार्ज होता है एज कम्पेयर टू माइक्रो लेवल। बट अगर आप मोशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं तो इसको हम माइक्रो लेवल फिजिक्स भी कह सकते हैं। तो दैट्स है हम क्लासिकल फिजिक्स को मैक्रो लेवल फिजिक्स और क्वांटम फिजिक्स को हम माइक्रो लेवल फिजिक्स का भी नाम दे सकते हैं। अब क्वेश्चन इज दैट कि हम मैक्रो और माइक्रो लेवल ऑफ ऑब्जेक्ट्स की मूवमेंट को क्यों सेपरेटली डिस्कस कर रहे हैं। द रीज़न बिहाइंड इज दैट क्योंकि क्लासिकल मैकेनिक्स के बहुत से ऐसे लॉज हैं जो कि माइक्रो लेवल की एक्सप्लेनेशन प्रॉपरली नहीं कर पाते। दैट्स वाई हम 1900 के बाद उन्हीं थ्योरीज के इनसाइड रेवोल्यूशन हुई और उन्हीं की रेवोल्यूशंस के बाद हम माइक्रो लेवल की डिस्कशन जो है मैक्रो पार्टिकल से सेपरेटली अंडरस्टैंड करते हैं। जो सेकंड पॉइंट क्लासिकल फिजिक्स और क्वांटम मैकेनिक्स को डिफरेंशिएट करता है वो भी हमारे फिजिकल डेली लाइफ की रूटीन के रिलेटेड है। देखिए अगर हम डेली रूटीन की बात करें, हम ऑब्जेक्ट्स की मूवमेंट को देखते हैं तो उनकी जो स्पीड होती है वो नॉर्मल स्पीड होती है। अगर इनको हम कंपैरेटिवली स्पीड ऑफ लाइट की स्पीड से कंपेयर करें तो ये वेरी लो स्पीड बनेगी। बिकॉज स्पीड ऑफ लाइट की अगर हम वैल्यू की बात करते हैं तो स्पीड ऑफ लाइट 3 × 10⁻8 मीटर पर सेकेंड के इक्वल होती है जो लाइट की स्पीड है। बट अगर कंपैरेटिवली अगर इसको कंपैरिजन करते हैं मोशन ऑफ अ कार, तो मोशन ऑफ अ कार की जो स्पीड है वो वेरी लो है एज कम्पेयर टू स्पीड ऑफ लाइट। तो कोई भी ऑब्जेक्ट क्लासिकल मैकेनिक्स के इनसाइड हम जितने भी ऑब्जेक्ट्स की मूवमेंट की बात करेंगे उनकी स्पीड जो डिस्कस करेंगे या स्पीड जो होगी वो कंपैरेटिवली स्पीड ऑफ लाइट के से वेरी स्मॉलर होगी। बट अगर हम डिस्कशन करते हैं कि एक ऑब्जेक्ट जो है वो स्पीड ऑफ लाइट के फ्रैक्शंस में मूव करता है, मीन स्पीड ऑफ लाइट के कोई भी मटेरियल ऑब्जेक्ट स्पीड ऑफ लाइट के इक्वल स्पीड से मूव कर ही नहीं सकता। हाँ, अप्रोचेस टू स्पीड ऑफ लाइट कह सकते हैं कि मीन एक ऑब्जेक्ट जो है वो स्पीड ऑफ लाइट से 90%
स्पीड 90% ऑफ स्पीड ऑफ लाइट से मूव कर रहा है, 80% ऑफ स्पीड ऑफ लाइट से मूव कर रहा है, 95% ऑफ स्पीड ऑफ लाइट से मूव कर रहा है, तो देन उसकी इनसाइड रिलेटिविटी एंटर कर जाएगी, जिसके फर्दर कंसेप्ट फर्दर डिटेल में भी डिस्कस करेंगे, स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में, जिसको हम डिस्कस भी करेंगे। इसलिए क्लासिकल फिजिक्स और क्वांटम मैकेनिक्स को डिफरेंशिएट करने वाले जो 2 पॉइंट्स हैं वो मैं एक तो ऑब्जेक्ट साइज की बात है और सेकंड ऑब्जेक्ट की मूवमेंट की बात है, स्पीड की डिस्कशन। मार्कर की अगर आप एग्जांपल देते हैं, इसकी लेंथ भी फिक्स है, इसकी लेंथ वेरिएबल को हम नहीं कह सकते, इसकी जो एक एंड से दूसरे एंड तक की लेंथ है या डिस्टेंस है ये कांस्टेंट क्वांटिटी हम काउंट करते हैं। और ये हमारे प्रैक्टिकल ऑब्जर्वेशन भी अगर हम कहें तो ऐसे ही कहेंगे। अगर हम किसी पर्सन से कॉमन सेंस किसी पर्सन से पूछते हैं तो वो भी अपनी कॉमन सेंस के अकॉर्डिंग यही कहेगा। इसके मैथ्स के रिलेटेड भी वो इसके मैथ्स को कांस्टेंट काउंट करेगा। और अगर फॉर एग्जांपल इसको मैं यहाँ पे ड्रॉप कर देता हूँ तो ये जैसे ही अर्थ पे ड्रॉप होता है, अगर इसका टाइम नोट करना शुरू कर दें तो स्टॉप वॉच जो इसका टाइम मेजर करेगी वो भी कांस्टेंट टाइम मेजर करेगी, जो कि वेरी नहीं करेगा। बट क्वांटम मैकेनिक्स के इनसाइड ये एक एक्सप्लेनेशन इसके इनसाइड रिवीजन हुई कि लेंथ, मास और टाइम ऑफ द ऑब्जेक्ट्स, मूविंग ऑब्जेक्ट्स जो होते हैं ये सारे वेरी कर सकते हैं एट सम सिचुएशंस। एवरी टाइम नहीं कह सकते, बट कुछ ऐसी सिचुएशन होती हैं जिनको हम फ्रेम ऑफ रेफरेंस में भी जैसे डिस्कस करेंगे, तो उनके साइड लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्ट, मास ऑफ द बॉडी और टाइम ऑफ द मूविंग बॉडी जो है वो वेरिएबल काउंट किए जाएंगे, जो कि वेरी कर सकते हैं। कहीं पे लेंथ कंट्रैक्ट हो रही होगी जिसको हम रिलेटिविस्टिक मास कहेंगे, और टाइम को हम टाइम डिलेशन का कंसेप्ट यूज करेंगे। नेक्स्ट भी एक पॉइंट ऐसा है जो हमारी कॉमन सेंस तो शायद ना माने कि जैसे हम लाइट को ओल्ड फिजिक्स या क्लासिकल फिजिक्स के इनसाइड लाइट को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव काउंट करते हैं, जो प्रैक्टिकली है भी सही। लाइट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, क्योंकि वेव फॉर्म में, क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ऐसी वेव्स होती हैं जो कि विदाउट एनी मीडियम ही प्रोपागेट या ट्रांसफर हो जाती है। लाइक जैसे सनलाइट है वो भी अर्थ पे पहुंच जाती है, हालांकि इन बिटवीन सन एंड अर्थ वैक्यूम भी एग्जिस्ट करता है, तो लाइट वैक्यूम को क्रॉस कर सकती है, तो जिसको हम नाम ले सकते हैं कि लाइट इज अ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। बट क्वांटम फिजिक्स के इनसाइड लाइट को एक पार्टिकल नेचर भी प्रूफ कर दी गई कि लाइट की पार्टिकल नेचर भी राइट है और लाइट की वेव नेचर भी राइट है। कि कोई भी ऑब्जेक्ट इन वर्ड्स में हम ये भी कह सकते हैं कि कोई भी मटेरियल ऑब्जेक्ट लाइक पार्टिकल और कोई भी मटेरियल ऑब्जेक्ट पार्टिकल की अगर बात करते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन या लाइट की अगर बात करते हैं, तो इन सब की पार्टिकल नेचर भी होती है। मीन लाइट आल्सो बिहेव्स लाइक अ पार्टिकल एंड पार्टिकल्स आल्सो बिहेव्स लाइक अ वेव। तो जिससे हम वेव पार्टिकल डुअलिटी, जिसको डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस या डेविस-जर्मर एक्सपेरिमेंट में इसको एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन भी की गई। तो ये जो 2 कॉन्सेप्ट्स हैं, एक तो अगर हम कहें कि डिफरेंट क्वांटिटीज जो हैं वो वेरिएबल हो जाती हैं क्वांटम मैकेनिक्स के इनसाइड, और अगर आप लाइट की बात करते हैं कि लाइट के इनसाइड फोटॉन पार्टिकल होता है, तो ये भी एक ऐसा कॉन्सेप्ट है कि जो क्लासिकल फिजिक्स को क्वांटम मैकेनिक्स से डिफरेंशिएट कर देता है। अगर हम क्लासिकल क्वांटम मैकेनिक्स के अंडरस्टैंडिंग के बाद इस क्वेश्चन की मीनिंग क्या होंगे? रिलेटिव मोशन इज द टाइप ऑफ मोशन इन विच डिस्टेंस बिटवीन 2 बॉडीज वेरी कॉन्टिन्यूसली। कि अगर 2 बॉडीज है, फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ एक ऑब्जर्वर और एक बॉडी भी हो सकता है जिसको आप ऑब्जर्व कर रहे हैं, 2 पर्सन भी हो सकते हैं, 2 पर्सन एक दूसरे से इनवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, 2 पर्सन एक दूसरे से आउटवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, तो उनके बिटवीन रिलेटिव मोशन है, बिकॉज उनके बिटवीन का जो डिस्टेंस है वो कॉन्टिन्यूसली वेरी कर रहा है, इंक्रीज और डिक्रीज हो रहा है, मीन चेंज हो रहा है। अगर 2 ऑब्जेक्ट्स के बिटवीन डिस्टेंस कॉन्टिन्यूसली चेंज हो रहा होगा तो उनके बिटवीन मीन्स दैट उनके बिटवीन कॉन्टिन्यूसली या रिलेटिव मोशन एग्जिस्ट करती है। तो मीन रिलेटिव मोशन जस्ट मोशन नहीं होगी, लेकिन इसके लिए एक स्पेसिफिक कंडीशन ये है कि उन ऑब्जेक्ट्स के बिटवीन जो डिस्टेंस है वो कॉन्टिन्यूसली चेंज होना चाहिए। फ्रेम ऑफ रेफरेंस इज बेसिकली द कोऑर्डिनेट सिस्टम। अब कोऑर्डिनेट सिस्टम आपने ग्रेड 11 में कोऑर्डिनेट सिस्टम के एक्सप्लेनेशन 2 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम और 3 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम आपने पढ़ा हुआ है। जैसे 2 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम में हम एक्स और वाई एक्सिस को एक्सप्लेन कर देते हैं, और अगर आप 3 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम के एक्सप्लेनेशन करते हैं तो उसमें हम एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जी एक्सिस को काउंट करते हैं, 3 एक्सिस को बेसिकली काउंट करते हैं, और एक पॉइंट ऐसा होता है जिसको हम ओरिजिन पॉइंट का नाम देते हैं। लाइक ये हमारे पास जी एक्सिस, ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस को एक्सप्लेन करेंगे। बेसिकली एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जी एक्सिस जो है, जैसे एक्स एक्सिस है
हमारा जो ग्राउंड एक्सेस होता है इसको हम एक्स एक्सेस, जो हॉरिजॉन्टल एक्सेस का भी नाम दे सकते हैं। जैसे अप एंड डाउन, जैसे वॉल स्क्रीन व्हाइट बोर्ड की अप एंड डाउन जो मूवमेंट है ये हमारा वर्टिकल एक्सेस कहलाएगा। और जो बेसिकली सी एक्सेस होता है वो स्पेस एक्सेस कहलाया जा सकता है। स्पेस एक्सेस मीन दैट कि लाइक व्हाइट बोर्ड के किसी कॉर्नर की अगर आप बात करते हैं तो इससे हॉरिजॉन्टली अगर आप बात करें तो ये एक्स एक्सेस, इससे अगर अप एंड डाउन की मूवमेंट की डिस्कशन करेंगे तो ये वाई एक्सेस। और अगर इससे आप इन स्पेस अगर किसी ऑब्जेक्ट की मूवमेंट की लाइक अगर आप ऑब्जेक्ट पे फोर्स जो अप्लाई कर रहे हो इन स्पेस डायरेक्शन में अप्लाई कर रहे हैं तो ये 3 डायमेंशनल सरफेस में चला जाएगा, 3 डायमेंशन में चला जाएगा। तो थर्ड डायमेंशन को हम जी एक्सिस से रिप्रेजेंट करते हैं। अब फ्रेम ऑफ रेफरेंस कोऑर्डिनेट सिस्टम तो हम सिंपल अंडरस्टैंड करते हैं, लेकिन कोऑर्डिनेट सिस्टम एक ऐसा कोऑर्डिनेट सिस्टम जिसमें कोई भी एक्सपेरिमेंट करने वाला, मतलब ऑब्जर्वर भी कह सकते हैं, ऑब्जर्वर जो है वो अपनी पोजीशन और टाइम मेजरमेंट को फिजिकल पोजीशन और टाइम को अंडरस्टैंड कर रहा हो या मींस एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज अंडरस्टैंड कर रहा हो। मीन लाइक एक पर्सन जो है लैब के इनसाइड अगर एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहा है तो डेफिनेटली लैब इज द फ्रेम ऑफ रेफरेंस ऑफ दैट पर्सन। फॉर एग्जांपल एक बस के इनसाइड एक पर्सन बैठ के कुछ ऑब्जर्वेशन ले रहा है, कोई भी एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहा है तो डेफिनेटली बस इज द फ्रेम ऑफ रेफरेंस ऑफ दैट पर्सन। अगर एक पर्सन जो है एक सैटेलाइट के अंदर बैठ के कोई भी ऑब्जर्वेशन या एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहा है तो सैटेलाइट इज द frame of reference of that person. Inertial frame of reference are all those frame of reference which are non-accelerating. कैसे frame of reference जो accelerate नहीं कर रहे होते, और ऐसे frame of reference जो accelerate कर रहे होंगे उनको हम non-inertial frame of reference का नाम दें। दो केसेस ऐसे होते हैं जिसमें किसी बॉडी का एक्सेलरेशन जीरो होता है। लाइक फर्स्ट केस कि अगर कोई ऑब्जेक्ट एट रेस्ट है, अगर एक ऑब्जेक्ट है ही रेस्ट पे जिसकी वेलोसिटी ही जीरो है तो इट्स मीन दैट कि उसका कोई भी एक्सेलरेशन नहीं होगा, उसको आप नॉन एक्सेलरेटिंग कह सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप यहाँ पे बात करते हैं कि एक रूम है, रूम लैब के इनसाइड ही अगर आप एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहे हैं तो लैब इज एट रेस्ट। हाँ, अगर उसको कंपैरेटिवली अगर आप डिस्कशन करते हैं किसी और प्लैनेट के साथ, तो ऑब्जर्वर अगर कोई बाहर है तो उसके अकॉर्डिंग मोशन में हो सकती है, लेकिन हम इनसाइड अगर रूम की बात करते हैं तो रेस्ट पे है, तो इस सिचुएशन में हम उस फ्रेम ऑफ रेफरेंस को क्या है इनर्शियल काउंट कर सकते हैं क्योंकि उसका एक्सेलरेशन भी जीरो होगा। सेकंड थिंग अगर बात करते हैं कि एक ऑब्जेक्ट अगर कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है तो उसका फ्रेम ऑफ रेफरेंस भी इनर्शियल होगा। कांस्टेंट वेलोसिटी मीन फॉर एग्जांपल क्या बात करते हैं, क्या बस मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी, एरोप्लेन मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी। अगर एक एरोप्लेन की वेलोसिटी कांस्टेंट है तो उसको कोई भी एक्सेलरेशन क्रिएट नहीं हो रहा होगा, तो सो दैट्स उसको भी हम इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस काउंट कर सकते हैं। नेक्स्ट अगर आप नॉन इनर्शियल की बात करते हैं, फॉर एग्जांपल नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में कोई बॉडी का कोई ना कोई एक्सेलरेशन होता है। फॉर एग्जांपल मैं इनकी कुछ एग्जांपल दे देता हूँ, जैसे क्लासरूम की एग्जांपल में ऑलरेडी इनर्शियल में मेंशन कर चुका हूँ। फॉर एग्जांपल एन एलिवेटर फॉलिंग फ्रीली, कि फॉर एग्जांपल अगर आप एलिवेटर की बात करते हैं, एक पर्सन जो है एलिवेटर के इनसाइड है, उसने स्प्रिंग बैलेंस, मैं एक जनरल एग्जांपल दे देता हूँ कि स्प्रिंग बैलेंस के साथ किसी भी ऑब्जेक्ट का मास मेजर करना है या वेट मेजर करना है, तो वेट मेजर करने के लिए अगर वो एलिवेटर फ्री फॉल मूव कर रही है, फ्री फॉल की मीनिंग ये है कि उस एलिवेटर को कोई भी एक्सटर्नल फोर्स प्रोवाइड नहीं की जाती, वो जस्ट विद द हेल्प ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स डाउनवर्ड मूव कर रही है। तो अगर विद द हेल्प ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स मूव करेगी तो डेफिनेटली वो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन से डाउनवर्ड ड्रॉप हो रही होगी। अब अगर कोई भी एलिवेटर जो है ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन से डाउनवर्ड ड्रॉप होगी तो उसका एक्सेलरेशन होगा जिसकी वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, आप ऑलरेडी पढ़ते भी हैं, अर्थ पे उसकी वैल्यू देखेंगे तो 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होगी। तो क्योंकि उसका कोई ना कोई एक्सेलरेशन होता है तो उसके फ्रेम ऑफ रेफरेंस को हम नॉन इनर्शियल काउंट करेंगे। अगर हम नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ देखें कि फॉर एग्जांपल अगर एक बस मूव कर रही है विद कांस्टेंट वेलोसिटी, जिसकी वेलोसिटी चेंज नहीं होगी, उसके इनसाइड पैसेंजर्स विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर अगर एक दूसरे को ऑब्जर्व कर रहे होंगे तो उनके अकॉर्डिंग सारे के सारे ऐसे ही रेस्ट पे होंगे जैसे कि वो किसी रूम में बैठे हुए हैं। अगर फॉर एग्जांपल एक क्लास रूम के इनसाइड डिफरेंट स्टूडेंट जो है अपने टीचर को ऑब्जर्व कर रहे हैं, अगर उनके टीचर अपनी सराउंडिंग के अकॉर्डिंग अपनी पोजीशन को वेरी नहीं कर रहा तो स्टूडेंट के अकॉर्डिंग टीचर इज एट रेस्ट। बट अगर वही क्लास एक कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करती हुई बस के इनसाइड बैठी हुई है तो उनके अकॉर्डिंग भी एज इट इज रिजल्ट होगा जैसे कि क्लासरूम के इनसाइड था या एक रूम के इनसाइड था। बट अगर फॉर एग्जांपल एक पर्सन जो है
उसी मूविंग बस के इनसाइड बैठे हुए पैसेंजर्स को बाहर से ऑब्जर्व कर रहा है। मीन ऑब्जर्वर इज आउटसाइड द बस, कि अगर ऑब्जर्वर जो है वो बस से ही बाहर है तो उसके अकॉर्डिंग जो ऑब्जर्वेशन होगी वो एक्सेलरेटिंग होगी, क्योंकि उस ऑब्जर्वर और उस फ्रेम ऑफ बस के बिटवीन इन एक्सेलरेशन क्रिएट हो रहा है, क्योंकि बस मूव कर रही है और ऑब्जर्वर जो है एट रेस्ट है। यहाँ पे जैसे हमने कहा था ना टू बॉडीज, तो टू बॉडीज का मीनिंग ये भी हो सकती है कि एक ऑब्जर्वर जो है दूसरा हमारा पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन है, यहाँ पे ऑब्जर्वेशन हमने नोट करनी है। तो अगर ऑब्जर्वर आउटसाइड द बस और पैसेंजर्स इनसाइड द बस बैठे हुए हैं तो बाहर के ऑब्जर्वर के अकॉर्डिंग उसका फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो होगा नॉन इनर्शियल या एक्सेलरेटिंग काउंट किया जाएगा। नेक्स्ट इनमें एक बहुत बड़ा डिफरेंस है जिस चीज़ को अंडरस्टैंड करना बहुत ज़रूरी है। फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि एक यूनिफॉर्म रोड पे, स्टेट रोड पे अगर दो बसेस जो हैं वो रेक्टिलिनियर मोशन में कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रही हैं, कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रही हैं, और अगर उन दोनों की ऑब्जेक्ट, दोनों गाड़ियों की, दोनों बसेस की स्पीड भी अगर सेम है तो देन उनका फ्रेम ऑफ रेफरेंस विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर, फॉर एग्जांपल एक बस के इनसाइड बैठे हुए पैसेंजर्स अगर दूसरी बस के बैठे हुए पैसेंजर्स को ऑब्जर्व कर रहे होंगे तो ये एक दूसरे के अकॉर्डिंग रेस्ट पे होंगे, एक दूसरे के अकॉर्डिंग स्टेशनरी होंगे, तो उनके बिटवीन कोई एक्सेलरेशन नहीं होगा। तो ऐसे फ्रेम ऑफ रेफरेंस को भी हम इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस से ही काउंट करेंगे, क्योंकि उनके बिटवीन कोई एक्सेलरेशन क्रिएट नहीं हो रहा होगा। मीन्स कि अगर दो गाड़ियाँ या दो बसेस यूनिफॉर्म स्पीड से और एक ही लीनियर रेक्टिलिनियर यूनिफॉर्म वेलोसिटी से अगर मूव कर रही हैं तो अगर उनकी वेलोसिटी भी कांस्टेंट है, एक दूसरे के सिमिलर है, तो पैसेंजर्स विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर एक दूसरे के अकॉर्डिंग किस पे होंगे, स्टेशनरी होंगे, तो दैट्स व्हाई उनका एक्सेलरेशन जीरो होगा और उनका फ्रेम ऑफ रेफरेंस भी इनर्शियल ही होगा। बसेस के बिटवीन नॉन इनर्शियल केस कैसे जनरेट हो सकता है, तो वो ये है कि फॉर एग्जांपल एक गाड़ी की स्पीड ज़्यादा और दूसरे की कम, बसेस की जो स्पीड है वो आपस में अगर नॉन इक्वल है, इक्वल नहीं होगी, तो उनके बिटवीन जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्रिएट होगा एक्सेलरेटिंग होगा और जिसको हम नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस काउंट करेंगे। सेकंड पॉसिबिलिटी जो इसमें है नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में दो बसेस के केस में, तो वो ये हो सकती है कि एक पर्सन जो है उन दोनों बसेस के इनसाइड बैठे हुए पैसेंजर्स को बाहर से ऑब्जर्व कर रहा है, जैसे कि उससे पहले वाला केस था, तो उसके अकॉर्डिंग भी वो फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो होगा वो नॉन इनर्शियल या एक्सेलरेटिंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस काउंट किया जाएगा। नेक्स्ट इसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर हम अर्थ की रोटेशन की बात करते हैं, क्योंकि अर्थ एवरी टाइम सर्कुलर मोशन परफॉर्म भी कर रही है और साथ साथ सर्कुलर के साथ साथ अर्थ एवरी टाइम जो है रोटेटरी मोशन से भी मूव कर रही है, अपने एक्सिस के अराउंड स्पिन भी हो रही है। तो अर्थ की अपने एक्सिस के अराउंड जो स्पिनिंग मोशन है इसको भी इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस काउंट किया जाता है, जिसकी वजह से हम क्लासरूम की एग्जाम्पल को भी हम ये कह सकते हैं कि वो इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। इसकी रीज़न अगर हम सिंपल रीज़न की बात करें डिटेल में हम अगर डिस्कस ना भी करें तो इसकी सिंपल रीज़न ये होती है कि अर्थ की रोटेशन को क्यों इग्नोर कर दिया जाता है, क्योंकि अर्थ की रोटेशन से क्रिएट होने वाला एक्सेलरेशन जो होता है वो इतना माइनर होता है कि जो बहुत ज़्यादा इफेक्टिव नहीं होता हमारी एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज़ की बेस पे, तो जिसकी वजह से हम रोटेशन ऑफ अर्थ को इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में डिस्कस करेंगे। ये था आज का छोटा सा लेक्चर जिसमें हमने क्लासिकल फिजिक्स, क्वांटम फिजिक्स और फ्रेम ऑफ रेफरेंस की बात की है। इसकी डिस्कशन इस चैप्टर के इस टॉपिक की इम्पोर्टेंस क्योंकि इसलिए है क्योंकि स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में हमने यही पॉइंट्स अगेन रिपीट करने हैं कि मैक्रो लेवल और माइक्रो लेवल स्पीड ऑफ लाइट कम या स्पीड ऑफ लाइट की इक्वल स्पीड या फ्रैक्शन ऑफ स्पीड ऑफ लाइट के फॉर्म में अगर हम देखेंगे या अगर नॉन इनर्शियल केसेस में देखेंगे तो इन 2 से 3 केसेस में, पहला केस माइक्रो लेवल, दूसरा केस स्पीड ऑफ लाइट और थर्ड केस नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में फिजिक्स के न्यूटोनियन फिजिक्स के जितने भी लॉज हैं क्योंकि उनकी इनसाइड करेक्शन की रिक्वायरमेंट है, तो सो दैट्स व्हाई हम नेक्स्ट टॉपिक में स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में यहीं से ही स्टार्ट करेंगे कि इनकी इनसाइड क्या मॉडिफिकेशन या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं या क्या फर्दर करेक्शंस की जा सकती हैं या आइंस्टाइन स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी ने इन 3 पॉइंट्स को, 3 कॉन्सेप्ट को कैसे एक्सप्लेन किया।